हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हमें जैसे पता है कि आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट मेथड है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। कोर्ट में ना जाने के बजाय जो पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रेशन के लिए जाती हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। आर्बिट्रेशन प्राइवेट मेथड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ठीक है। आर्बिट्रेशन कैन नॉट हैपन विदाउट द पार्टीज कंसेंटिंग टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जब तक नहीं होएगा, जब तक पार्टीज कंसेंट नहीं दे देती कि हमारे फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे हम उसके लिए आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को प्रेफर करेंगे। अब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की डेफिनेशन किस क्लोज में है, किस सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में बताया जाता है कि unless the context otherwise requires arbitration agreement means an agreement referred in section 7। it means कि arbitration agreement की definition is itself contained in section 7 of arbitration and conciliation act 1996। section 7 क्या कहता है? कहता है means an agreement by the parties to submit to arbitration all the disputes or certain disputes। कहता है कि arbitration agreement वो agreement है जो parties किसको देती हैं? आर्बिट्रेटर को देती है, आर्बिट्रेशन के लिए देती है। आर्बिट्रेशन के लिए देती है, क्या चीज़ देती है? या तो सारे डिस्प्यूट्स देती है, या तो सारे डिस्प्यूट्स देती है, या सर्टेन डिस्प्यूट्स देती है। वेट अ मिनट, क्या बताया? अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल द डिस्प्यूट्स और सर्टेन डिस्प्यूट्स। इट मीन्स जो एग्रीमेंट है, पार्टीज आर्बिट्रेशन को या तो सारे डिस्प्यूट्स देती है या कुछ डिस्प्यूट्स देती है विच हैव अराइजन और विच में अराइज बिटवीन देम, जो अराइज हो चुका है या जो फ्यूचर में अराइज हो सकता है। पहले भी बताया था कि आर्बिट्रेशन में सिर्फ वही डिस्प्यूट्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप का मतलब है कि डिस्प्यूट्स पार्टीज के बीच में सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कि मेरे को उसको गिफ्ट देना था, अगर उसने ये काम कर दिया तो, पर अगर उसने वो काम नहीं किया देन आई कांट गो टू आर्बिट्रेट दैट डिस्प्यूट। नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं पार्टीज़ के बीच में वही कंसिडर किए जाते हैं, वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किया हो चाहे कैसे ओरल किया हो। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्लोज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लोज के फॉर्म में होगा या सेपरेट एग्रीमेंट होएगा, हम आगे देखेंगे। और थर्ड बताया गया एसेंशियल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की डेफिनेशन में कि डैट इट मस्ट बी इन राइटिंग, कि ये राइटिंग में होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। पहला बताया गया आर्बिट्रेशन क्लोज, सेकंड सबमिशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन क्लोज मतलब क्लोज विद इन अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट दैट में अराइज इन फ्यूचर टू आर्बिट्रेशन, मतलब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लोज होएगा जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होंगे उनके रिगार्डिंग। सबमिशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट एंटर्ड होते हैं जब डिस्प्यूट्स अराइजन हो चुके हैं। अभी बताती हूँ क्लोज के बारे में, सेपरेट एग्रीमेंट के बारे में और सबमिशन एग्रीमेंट के बारे में, कि जब डिस्प्यूट्स हमारे अराइज हो चुके हैं तब, ठीक है। लेट्स सी, मैंने बोला कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसी के अंदर एक क्लोज है, सपोज क्लोज 36.1 जो बताता है हमारा सेपरेट एग्रीमेंट के बारे में। क्या बोलता है कि इस क्लोज के अंदर जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से वाला? ये हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लोज है जो डिफाइन करता है कि पार्टी के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं देन दे विल रेफर टू आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक क्लोज होना। सेपरेट एग्रीमेंट क्या होता है कि ये हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है,
बट इसमें कोई क्लॉज नहीं है आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, हमने उसका एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाया है, वो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। दैट इज़ आर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसमें लिखा होगा कि अगर पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है देन वी विल गो हेयर एंड देयर, मीन्स गो फॉर आर्बिट्रेशन रेदर रेफरिंग टू कोर्ट। ठीक है, ये होता है एक तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लोज होना, और ये होता है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट एग्रीमेंट होना। ठीक है, अब टाइप्स में बताया गया कि एक आर्बिट्रेशन क्लोज जो भी बताया, और उसमें बताया गया डैट में अराइज इन फ्यूचर, कि जो डिस्प्यूट्स फ्यूचर में अराइज होंगे उसके लिए हम आर्बिट्रेशन क्लोज में जाएंगे। बट सबमिशन एग्रीमेंट क्या है, जब फ्यूचर हैव अराइजन, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, लेट्स सी ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ठीक है, इन्होंने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया, किन्होंने ए और बी ने। ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड थे। ठीक है, अब पहला सीन आता है कि जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने उसमें क्लोज डाल दिया। क्या क्लोज डाला, लेट्स सी 56.1 क्लोज डाला, 56.1 क्लोज डाला कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे उसके लिए। ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये क्लोज डाल दिया। ठीक है, और अगर फ्यूचर में इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं देन दे विल रेफर टू दिस क्लोज। ठीक है, अब एक है कि ए और बी एक और एग्जाम्पल है, कहते हैं ए और बी अग्रीमेंट में आए, वही जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में आए, पर इन्होंने कोई क्लोज नहीं डाला, मतलब सिंपल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसमें कोई क्लोज नहीं डाला, कोई क्लोज नहीं है रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन। फ्यूचर में जाके इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ये क्या है, पार्टीज़ जो अब डिस्प्यूट कर रही हैं, इन्होंने ए और बी ने, अब ये अपना एग्रीमेंट बना लेंगे। अब एग्रीमेंट बना लेंगे कि हमें जो डिस्प्यूट्स हैं हमें रिजॉल्व करवाने हैं थ्रू आर्बिट्रेशन। ठीक है, इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट, क्योंकि ये हमने एग्रीमेंट कब बनाया, जब हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ है तब। ठीक है, क्लियर, ये थे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं दोबारा। बताया आर्बिट्रेशन क्लोज तो क्लोज विद इन अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो अराइज होंगे फ्यूचर में। बट सबमिशन एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट इज एंटर्ड आफ्टर डिस्प्यूट्स हैव अराइजन, जब हमारे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं हमने ये एग्रीमेंट तब बनाया है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पे। जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक इटसेल्फ में ही कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल होना चाहिए लॉ के द्वारा। और हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट के अगर हम एसेंशियल्स देखें, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 क्या कहता है कि एसेंशियल्स क्या हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्या क्या एसेंशियल्स हैं, सोच कर बताओ। एक्सेप्टेंस, ऑफर, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी, एनफोर्सिबल बाय लॉ, बिकॉज अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा व्हेन इट इज़ एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज इट इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ। सेकेंड प्रिंसिपल है कंसेंट, या हम कहते हैं जैसे कंसेंसस एड आइटम। इट मीन्स सेम चीज़ के बारे में सोचना सेम मैनर में सेम टाइम पे। इट मीन्स थिंकिंग द सेम थिंग इन द सेम मैनर एट द सेम टाइम, उसे हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम। ठीक है, इट मीन्स जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो रहा है, जो पार्टीज़ की कंसेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए कि वो अग्रीमेंट करना चाहते हैं, इट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, थर्ड एसेंशियल है, थर्ड जनरल प्रिंसिपल है ऑस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ऑस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या बोलता है, ऑस्टर मतलब कोई बता सकता है, ऑस्टर मतलब रिमूव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इट मीन्स कि एक बार पार्टी एग्री हो चुकी है कि हमें आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं हमारे बीच में, तो उनमें से कोई भी पार्टी यूनिलेटरली मतलब अकेले कोर्ट के पास नहीं जा सकती कि हमारा ये मैटर सॉल्व करो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट को दिखा देगी
कि देखो जज साहब हमारे बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना हुआ है, तो ये आपके पास नहीं आ सकती है। सी ए पार्टी है और बी पार्टी है, इनके बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। बी जो है कल को कोर्ट चला जाता है कि हमारा मैटर सॉल्व करो, हे जज साहब हमारा मैटर सॉल्व करो, तो इतने में ए आएगा, ए कहेगा जज साहब देखो हमारा तो एग्रीमेंट बना हुआ है, आप इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वी विल गो टू आर्बिट्रेटर टू सॉल्व आवर डिस्प्यूट, ठीक है। ये है ऑस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, जो अभी बताया। ये डॉक्ट्राइन कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इवन दो कॉन्ट्रैक्ट में है बट हम उसको सेपरेट एग्रीमेंट मानेंगे। मतलब एक तो हमने बताया था कि अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लॉज है, ठीक है, बट वो इटसेल्फ में ही सेपरेट एग्रीमेंट हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो इंडिपेंडेंट है मेन कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है चाहे मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा जैसा भी हो। इट मीन्स कि अगर मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी मेरा ख़त्म हो गया, नहीं, ठीक है। ये थे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के। अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के, कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड कब होएगा, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें पूरी होना ज़रूरी है। राइटिंग, अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात है, बट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली इन राइटिंग। ये एग्रीमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल है, एक बंदा ए है, इसने अपनी शॉप स्टार्ट करी, ठीक है, स्वीट और कन्फेक्शनरी की शॉप स्टार्ट करी, ठीक है, किसके साथ स्टार्ट करी, बी के साथ। कहता है कि मैं तेरे को गुड्स वगैरह दूंगा, ठीक है, हमारे बीच में कल को जो डिस्प्यूट होएगा हम उसके लिए आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, सपोज सी बंदे के पास जाएंगे, अगर कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो, ठीक है। अगर तू अग्री करता है, ए कहता है बी को, अगर कल को कोई डिस्प्यूट होएगा तो हम सी के पास जाएंगे, अगर तू इससे अग्री करता है तो तू मेरे को ऑर्डर प्लेस कर दियो। अब इसने क्या है, इसने कुछ नहीं लिखा कि येस, या इसने कुछ साइन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसने सीधा इस पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, बी ने सीधा ए को ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या ये एग्रीमेंट माना जाएगा? हाँ, ये एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही बोला था अगर तू मेरी बात से सहमत है कि सी को हम कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, आर्बिट्रेटर को चूज़ कर लेंगे, अगर तू सहमत है तो तू मेरे को ऑर्डर प्लेस कर दिया। और बी ने क्या है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, इट मीन्स ये इसके बाद से अग्री करता है, तो ये माना जाएगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनके बीच में हो चुका है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें रिक्वायरमेंट में, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट। अभी पीछे बताया था कि कंसेंट जो है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप भी बता दिया है कि सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है पार्टीज़ के बीच में। फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, जो पार्टीज़ हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे वो अग्री करेंगी, चाहे उनका जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड देगा उनके ऊपर फाइनल होएगा, बाइंडिंग होएगा, और वो जो पार्टीज़ हैं उस अवार्ड को अग्री करेंगी, वो मान लेंगी हाँ जो अवार्ड है हमारा सही दिया है जो भी है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, किस रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिज़ाइंस के रिगार्डिंग, ड्राइंग्स के रिगार्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, और कहते हैं कि अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट आएगा ना, हम किसके पास जाएंगे, जो हमारी ही कंपनी का चीफ इंजीनियर है, कहते हैं अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो हमारी ही कंपनी का जो चीफ इंजीनियर है हम उसको रेफ़र कर लेंगे आर्बिट्रेशन के लिए, उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। फिर चीफ इंजीनियर अपना जो भी डिसीजन देगा वो हम उसको बाइंडिंग मान लेंगे पार्टीज़ के ऊपर। मतलब जो भी एम्प्लॉयर होएगा या एम्प्लॉय होएगा, ई मतलब एम्प्लॉय और ई आर मतलब एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉय होएगा, कहते हैं अगर कल को हमारे बीच में कुछ भी हो जाता है हम चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा? नहीं, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो चीफ इंजीनियर है इन्हीं की कंपनी का पर्सन है, तो ये न्यूट्रल डिसीजन कैसे दे सकता है?
मैं अपना फ़ायदा देखूँगी ना। मेरे को अगर लग रहा है कि एम्प्लॉयर से फ़ायदा हो रहा है, भैया ये छोड़ ना दे, या एम्प्लॉय से हो रहा है, तो मैं उसी की साइड लूँगी, तो ये न्यूट्रल पार्टी नहीं होएगी। सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। ठीक है। इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड हो गया। फिर है स्पेसिफिक वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स मतलब ज़रूरी नहीं है अग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन वर्ड होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोज के अंदर अगर ये भी नहीं होगा, हम लिखेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट चाहिए, दैट इज़ इनफ। ठीक है। डिस्प्यूट जो बताया था पहले भी कि ओनली प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग ही आर्बिट्रेशन के लिए जाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आर्बिट्रेबिलिटी। व्हाट इज आर्बिट्रेबिलिटी? इट मीन्स कौन कौन से डिस्प्यूट्स पार्टीज सबमिट कर सकती है आर्बिट्रेशन के लिए, कौन कौन से डिस्प्यूट्स के लिए पार्टीज वहाँ जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 मैटर्स हैं। आर्बिट्रेशन के पास कौन कौन से मैटर्स जा सकते हैं? 4 मैटर्स को छोड़ के पार्टीज जो हैं आर्बिट्रेटर के पास कभी भी आर्बिट्रेशन के लिए जा सकती हैं। कौन कौन से 4 मैटर्स हैं, और इन 4 मैटर्स के लिए वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी कोर्ट के पास। वो कोर्ट को कहेंगी कि हमारा ये मैटर सॉल्व करो। कौन कौन से मैटर्स है? पहला मैटर है क्रिमिनल। कोई भी क्रिमिनल मैटर होगा तो कोर्ट के पास जाएगा पार्टी। ठीक है। पार्टीज जो है कोर्ट के पास जाएंगी, वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं रेफर करेंगी। सेकेंड है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल पता ही है, विल के रिगार्डिंग जो भी मैटर होएगा। ठीक है। थर्ड है मैट्रिमोनियल, मैरिज के रिगार्डिंग जो भी है मैटर, मैट्रिमोनियल। और फोर्थ मैटर है गार्डियनशिप के रिगार्डिंग। ठीक है। गार्डियनशिप के रिगार्डिंग कि इसका गार्डियन कौन होएगा, इसका गार्जियन कौन होएगा, इसलिए गार्जियनशिप के रिगार्डिंग। इन सारे मैटर्स में जो पार्टीज़ हैं वो रेफ़र करेंगी कोर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स कि पार्टी को ज़रूरी है कि हर एग्रीमेंट पे साइन करना पड़े। सिग्नेचर इज़ ओनली रिक्वायर्ड जब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होगा। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्लोज डाल रखा है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। ठीक है। उस पर प्रॉपर साइन है, सब कुछ है, मतलब कंसेंट भी है, राइटिंग में भी है। ठीक है। जो भी एसेंशियल्स होते हैं वो प्रॉपर हैं, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप है। लास्ट में अगर मैंने साइन नहीं की, क्या वो माना जाएगा? नहीं, क्योंकि बोला है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में सिग्नेचर ज़रूरी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के विद इन है तो। अगर सेपरेट हमने एग्रीमेंट बना रखा है देन देयर इज़ नो सच नीड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टर्मिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। टर्मिनेशन मतलब कि हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कब ख़त्म हो जाएगा, या हम कब ख़त्म कर सकते हैं हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को। 4 मेथड हैं। म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज़ ने डिसाइड कर लिया कि हम अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अब ख़त्म कर रहे हैं तो वो ख़त्म माना जाएगा। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, कि जब हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, अगर हमारा वही कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी ख़त्म माना जाएगा। से इसमें डिफरेंस है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट मेरा ब्रीच हो रहा है तो जो मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो मेरा ख़त्म नहीं होता, वो एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा। बट अगर मेरा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो मेरा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे 2 कंपनी है, लगा लो ए लिमिटेड, ठीक है, और बी लिमिटेड। कोई भी कंपनी लगा लो, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ये जो है एसी की सर्विस देता है बी लिमिटेड को, वोल्टास लिमिटेड लगा लो इसको, बी को। ठीक है। ये सर्विस वगैरह देता है। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कल को अगर मेरी सर्विस ख़राब होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, हम डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। ठीक है। हम उसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। तो ये कंपनी जो है सर्विस देती है, प्रोवाइड सर्विस। ठीक है। और इसको एसी की सर्विस, किस चीज़ की? एसी की। ठीक है। एसी की सर्विस देती है। अब ये आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, कल को ये आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे सपोज सी बंदे के पास। ठीक है। अब इसमें 3 केसेस बताऊंगी। 3 केसेस क्या? पहला केस है कि
थर्ड ईयर के एंड होने पे इनका सर्विस इनके बीच में पहले जो एग्रीमेंट था ये था कि हम 3 साल बाद उसको रिन्यू करा लेंगे। बट अगर इन्होंने रिन्यू नहीं करवाया इनका एग्रीमेंट जो है, तो क्या हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा? भाई इनको रिन्यू कराना था एग्रीमेंट को, इन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, तो इनका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। यस, इनका जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सिनेरियो है कि सेकंड ईयर के एंड में जो पार्टीज़ हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो तो रिप्लेस कर दिया, क्या हुआ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, क्या वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ख़त्म कर देगा? अगर इनके बीच में कल को जाकर डिस्प्यूट हुआ, क्या वो रेफ़र कर सकते हैं पुराने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे? नहीं, ये भी इनका ख़त्म हो जाएगा। सी, पहला केस था कि उन्होंने रिन्यू करना भूल गए हो थर्ड ईयर के एंड में, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म। सेकेंड केस है कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, इट मीन्स जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, पुराना था, वो तो ख़त्म ही हो गया। अगर वो ख़त्म हो गया तो उसके साथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया। तुम नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तुम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो डाल लो उसमें, ना तुमने सेपरेट एग्रीमेंट बनाया, ना तुमने क्लोज बनाया, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। थर्ड केस है कि ये कहता है कि तेरी सर्विस बेकार है, मैं तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि तूने जो ये थर्ड केस है कि ये कहता है कि तेरी सर्विस बहुत बेकार है, मैं तो आर्बिट्रेशन के लिए जाऊँगा, तू बहुत गंदा काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्ट क्या ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसने बोला मैं नहीं कर रहा, सर्विस नहीं गंदी दे रहे। क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा? येस, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है क्या कहकर कि तू सर्विस बहुत गंदी कर रहा है, इसलिए ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अब ये पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, अपना रिजॉल्व करवाने आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ठीक है। थर्ड केस आता है डेथ ऑफ पार्टीज़। टर्मिनेशन में नहीं आता है, बट ये पॉइंट डाला हुआ है डेथ ऑफ पार्टीज़ कि अगर कल को पार्टीज़ की डेथ हो जाती है तो वो अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं करता है, क्योंकि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्टीज़ का, ए का लगा लो, ए और बी हैं, अगर ए की डेथ हो गई तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कल को पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, देन ही विल टेक प्लेस ऑफ ए। ठीक है। फिर आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या कहता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण। भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर कहता है कि एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए तो नहीं होएगा। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में कैसे कि अगर वो पर्सन माइनर निकला तो हो सकता है माइनर, अगर वो माइनर हुआ, क्योंकि हमें पता है, हमने बोला था कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। अगर वो माइनर हुआ तो हमारा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। किसके वजह से, किसके थ्रू का टर्मिनेट होएगा? ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था जो हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। ये हमने पूरा कवर कर लिया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेक्शन 7 का पढ़ा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बताता है, बट वो इटसेल्फ रेफर करता है सेक्शन 7 में, कि एग्रीमेंट जो पार्टी सबमिट करती है आर्बिट्रेशन के लिए सारे डिस्प्यूट्स या कुछ डिस्प्यूट्स, इट मीन्स कि अगर 4 डिस्प्यूट्स हैं तो ज़रूरी नहीं वो चारों डिस्प्यूट्स के लिए जाए, चारों मैटर्स के लिए जाए, वो 2 मैटर्स के लिए भी आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकती हैं। which have arisen or which may arise between them in respect of defined legal relationship, whether contractual or not। ये क्लॉज की फॉर्म में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, या सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, और राइटिंग में होना ज़रूरी है। टाइप्स कौन कौन से हमने पढ़ा? आर्बिट्रेशन क्लॉज जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज होंगे उनके रिगार्डिंग, और सबमिशन एग्रीमेंट जब अराइज हुए हैं हम तभी एग्रीमेंट बनाते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, कंसेंट होनी चाहिए कि सेम मैनर में सोचें, सेम टाइम पे सोचें और सेम तरीके से सोचें, सेम थिंग सोचें। ठीक है। ऑस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन, ऑस्टर मतलब रिमूव, कि हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि अगर डिस्प्यूट होएगा तो हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए जाएंगे, आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, मैं उसी टाइम कोर्ट पास आ जाऊँगी, देखो हमारे बीच में तो एग्रीमेंट है और ये आपको रेफर कर रहा है। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, इट मीन्स कि अग्रीमेंट इटसेल्फ, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इज इटसेल्फ अ डिफरेंट एग्रीमेंट एज कम्पेयर टू मेन कॉन्ट्रैक्ट, कि जो मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें भी क्लोज है तो भी ये सेपरेट एग्रीमेंट माना जाता है। हमने फिर पढ़े एग्रीमेंट
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के वैलिड रिक्वायरमेंट्स क्या है वैलिड होने के लिए? राइटिंग में होना ज़रूरी है, कंसेंट क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फाइनल और बाइंडिंग अबॉर्ड होना चाहिए, जो भी उसका जजमेंट आएगा वो फाइनल होना चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड्स, आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर वर्ड्स की नेसेसरी नहीं है, स्पेसिफिकली होने चाहिए। डिस्प्यूट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग बात करी गई है। आर्बिट्रेबिलिटी मीन्स कि कोर्ट में कौन कौन से मैटर्स जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स, टेस्टिमोनियल मैटर्स, गार्डियनशिप, मैट्रिमोनियल, इनके रिगार्डिंग कोर्ट को प्रेफर करेंगे। और इनके अलावा जो भी मैटर्स हैं वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन, मीन्स पार्टीज विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। एंड सिग्नेचर होने चाहिए अगर वो मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो। टर्मिनेट कब हो सकता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मीन्स कब कब ख़त्म हो सकता है? म्यूचुअल कंसेंट से, हम म्यूचुअल कंसेंट से ख़त्म कर सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया है तो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। डेथ ऑफ पार्टीज़ पे एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ पे, कि अगर वो माइनर निकला या लॉ का कुछ डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए था पर वो डिस्क्वालीफाइड निकला लॉ के द्वारा, तो हमारा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम थोड़े टाइम बाद डालेंगे जिसमें हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।